मम्मी यार आज तो बढ़िया से छोले भटूरे बनाकर खिला दो, मन खुश हो जाए। वैसे भी आज तो इंडिया का मैच है, सोफे पर लेटकर मैच देखने में मजा ही आ जाएगा। क्या कहा? छोले भटूरे बनाकर खिला दूं? और कुछ महारानी साहिबा? छोले भटूरे के साथ खीर, हलवा, कोई और शाही भोजन करने का मन हो तुम्हारा तो वो भी बता दो। ये घर थोड़ी ना है, होटल है बेटा, और यहाँ पर फरमाइश करने से पहले शर्माने की जरूरत थोड़ी ना होती। बेशर्मों की तरह बस ऑर्डर देते रहो, क्योंकि 2-4 लाख रुपए की सैलरी देता है तुम्हारा बाप हर महीने मुझे। मम्मी कभी तो खुश होकर अपने बच्चों के लिए कुछ बना लिया करो यार, और आपका मन नहीं पड़ता रोज रोज घास फूस खाकर। आपको तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, मेरे बहाने आपको भी कुछ ढंग का खाने को मिल जाएगा। सोच कर देखो, मैं हूँ इस घर में इसलिए कुछ ढंग का खाना बनता है, वरना मेरी शादी के बाद तो वैसे भी आप लोग दाल, घास, पालक, मेथी यही सब खाने वाले, इसलिए इसको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो आप। अरे यार लग जाए इस अपॉर्चुनिटी में, मैं कहती हूँ कल की जाती तो आज निकल जाए इस घर से, मेरे दिमाग का कुछ बोझ तो कम हो जाएगा। आई बड़ी सोफे पर बैठकर मैच देखने वाली। अरे भाग्यवान, क्यों अपना खून जला रही हो? जानती हो ना तुम्हारी बातों का रत्ती भर असर नहीं होना इसके ऊपर। जाओ अपना काम करो। ये तो नालायक है ही, क्यों इसके चक्कर में अपना बीपी बढ़ा रही हो तुम? अरे क्या बताएं जी, बिटिया हुई थी यही सोचकर खुश हो गई थी कल को मेरे दुख सुख में साथ देगी। सुना था बेटियां माँ का सुख दुख समझती है, लेकिन देखो किस्मत इतनी खराब है कि लड़की भी निकम्मी नालायक निकल गई, और इसके सामने तो लड़के भी फेल है। भाग्यवान, क्यों मुंह भर भर कर कोस रही हो बेटी को? कल को ससुराल जाएगी, फिर कहाँ आएगी हमसे मिलने के लिए? बेटियां तो पराया धन होती है। लो कर लो बात। आपको अभी भी ये गलत फहमी है कि आपकी बेटी ससुराल जाएगी? अरे ये पराया धन नहीं है, कहीं नहीं जाने वाली है, यही हमारे सीने पर मूंग दलेगी। इसके लक्षण देखे हैं आपने? कौन अपने घर का बंटाधार कराने को ब्याह कर ले जाएगा इसे? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। मम्मी आपकी चाय का टाइम हो रहा है, जाओ चाय पी लो, और मेरे लिए भी 1 कप बना देना। बल्कि मैं तो कह रही हूँ चाय पीते पीते मेरी बुराई कर लेना आप पापा के साथ। देख लिया आपने, कोई असर है आपकी बेटी पर? अरे चिकना घड़ा भी इतना चिकना नहीं होता जितनी ये बेशर्म है। इतनी बातें सुनकर भी बोल रही है मैं इसके लिए चाय बना दूं। मम्मी उम्र हो गई है ना आपकी, अब आप थोड़ा सत्संग वगैरह सुना करो। आपने सुना नहीं, बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं कि जीवन में परेशानियों की सारी जड़ जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पालना है। हाँ भी ना इसलिए परेशान रहती हो, क्योंकि हमेशा गलत बंदे से गलत उम्मीद पाल लेती हो। आप ही बताओ, आज तक मैंने कभी आपको 1 कप चाय बनाकर पिलाई है? आप ही पिछले 27 सालों से मुझे चाय, पानी, खाना, नाश्ता सब बनाकर दे रही है ना, फिर क्यों हर बार जब भी मैं आपसे चाय नाश्ता मांगती हूँ आग बुबुला हो जाती हो? अरे बेटा, क्या गलत कह रही है तेरी मम्मी? जाकर 1 कप चाय बना दे। अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकती बिटिया? नहीं ना पापा, ये सब मुझसे नहीं होने वाला, और मैं कौन सा अपने लिए स्पेशल बनाने को बोल रही हूँ? अपनी बनाएगी तो मेरी भी बना देगी। अच्छा अभी ना मैं अपना शो देख रही हूँ, और प्लीज 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 शोर मत करो यार। बेटी की बात सुनकर शैली की माँ शारदा गुस्से में बड़बड़ाते हुए चुपचाप रसोई में चली जाती है। ये जो दुर्लभ नजारा अभी आपने देखा ना, ये शैली के घर के ड्राइंग रूम में होने वाली एक आम बातचीत है। शैली गुप्ता एक 27 साल की बेरोजगार निठल्ली किस्म की लड़की है। नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। बात बस इतनी है कि नौकरी शैली को करनी नहीं है, घर के काम इससे होते नहीं है, पढ़ाई उससे तो भगवान ही बचाए बाबा। पूरा दिन ये शैली नाम का जीव गुप्ता परिवार के ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ टीवी के रिमोट के बटन दबाता हुआ पाया जाता है, और अगर गुस्से में माँ शारदा उससे रिमोट छीन ले तो बाकी का समय वो अपने कमरे में टिक 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 मोबाइल के बटन दबाते हुए बिता देती है। बेटा शैली, ये देख, ये स्कूल में वैकेंसी आई है। मैं तो कह रहा हूँ जब तक तेरी कहीं शादी की चर्चा नहीं चल रही ना, तू ये नौकरी ज्वाइन कर ले। पूरा दिन अपनी माँ को घर में दिखाई देती है, इसीलिए उसका बीपी तुझे देख देख कर बढ़ता रहता है। तू नौकरी करेगी तो घर में थोड़ी सुख शांति रहेगी, और फिर तेरी जेब में 4 पैसे आएंगे, तुझे भी तो अच्छा लगेगा। पापा अब मम्मी की आदत खराब है तो उसके लिए मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं क्या? आपको पता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। सुबह 4 बजे उठो, साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, और 6 बजे तो आजकल का स्कूल स्टार्ट भी हो जाता है। ना बाबा ना, मुझसे इतने पापड़ नहीं मिलने वाले, मैं तो घर में ही ठीक हूँ। हाँ तो क्या बुराई है स्कूल में साड़ी पहनकर जाने में? कहीं नौकरी करेगी तो वहां भी क्या आपने यही आधे अधूरे मर्दाने कच्छे पहनकर जाएगी? बाप की तो तुझे कोई शर्म है नहीं, अब क्या पूरे समाज में नाक कटवाएगी हमारी? पापा आप देख रहे हो ना, ये मर्दाने कच्चे हैं। अरे माँ शॉर्ट्स कहते हैं इसे। हद होती है बिल्कुल। और आप तो बस मुझसे छुटकारा चाहिए ना, इसलिए कुछ भी करने को तैयार बैठी हुई हो।
सुन लिया आपने, करवा ली बेइज्जती या भी कुछ और बाकी है? खबरदार जो आज के बाद इस लड़की से काम धंधे रोजगार के बारे में कुछ भी बात की। अव्वल दर्जे की बेशरम है आपकी लड़की। अब तो मुझे समझ में आ गया है, दुनिया यहाँ से वहां हो सकती है लेकिन आपकी बेटी ऐसे ही नालायक की नालायक रहेगी। शाम के समय, सुनिए मैं जीजी के यहाँ जा रही हूँ, रात तक लौटूंगी। उनकी बेटी की गोद भराई है। अब हमारे जीवन में तो ये पलाना नहीं है, दूसरों के बच्चों की गोद भराई देख कर ही खुश होना पड़ेगा हमें तो। शारदा ननद सुमित्रा के यहाँ गोद भराई के फंक्शन में पहुंच गई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था, सभी रिश्तेदार प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, लेकिन शारदा, उसके चेहरे पर मिले जुले भाव थे। यूं तो दिल में खुशी उसे भी थी, लेकिन बेचारी का क्या कसूर। जब भी वो किसी लड़की की शादी की रस्म होते हुए देखती तो उसके मन में भी अपनी बेटी को देखकर कसक उठती, और चाह कर भी ये खींच वो अपने चेहरे से छिपा नहीं पाती। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया था। फंक्शन खत्म होने के बाद, भाभी एक बात बताओ, पूरे 4 साल छोटी है मेरी डिम्पी आपकी शैली से। अरे डिम्पी का भी रिश्ता हो गया, 2 महीने बाद शादी है। क्या सोचा है आपने अपनी शैली के बारे में? शादी नहीं करनी आपको बेटी की? उम्र भर घर में बिठा कर रखेंगे क्या? अरे मुझे क्या पूछ रही है जीजी, ये सवाल तो अपने भाई साहब से पूछी ना। सर पर चढ़ा कर रखा है उन्होंने अपनी बेटी को। अरे इतना तो कोई लड़कों को भी नहीं बिगाड़ता जितना उन्होंने अपनी लड़की को बिगाड़ लिया है। अब आप ही बताओ, लड़की को किसके सर मर दे, जहाँ जाएगी उम्र भर हमारी नाक कटवाएगी। इससे तो अच्छा वो हमारे घर पर ही ठीक है। अरे जो कहना सुनना है हम ही कह लेते हैं, कोई बाहर वाला आकर बेइज्जती तो नहीं कर रहा हमारी। अरे भाभी, आपने कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। और ये बात मत भूलो कि ऊपर वाले ने सबकी जोड़ियां बनाकर रखी हुई है। आपकी शैली की भी कोई जोड़ी जरूर बनाई होगी ऊपर वाले ने। बस आपको उसके लिए उसके हिसाब का लड़का ढूंढने की जरूरत है। एक बात बताओ, वो पिंटू याद है क्या आपको? कौन पिंटू? आपकी ननद का बेटा? हाँ, ठीक पहचाना, वही मेरी ननद का बेटा पिंटू। पूरे खानदान में बदनाम था वो। हर कोई यही कहता था इस निकम में नकारा लड़के का ब्याह कभी नहीं होगा, ऐसे ही कंवारा रह जाएगा। लेकिन मेरी ननद ने अपने बेटे का घर बसाया, एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी और देख लो सुधर गया। आज अपना घर परिवार संभाले बैठा है, नौकरी भी करता है, सब सुख से चल रहा है। और भाभी, अच्छी अच्छी बिगड़ैल शादी के बाद सुधरते देखे हैं मैंने। हमारी शैली को ऐसी बिगड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा बचपना है उसके अंदर। आप ना बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। आप तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ लीजिए उसके लिए, बाकी सब समय के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं जीजी आप? अपनी लड़की को मैं झेल नहीं पा रही हूँ, कौन उसकी हरकतें बर्दाश्त कर पाएगा? कामचोर तो बचपन से थी, लेकिन यही उम्मीद थी कि चलो 4 पैसे कमा कर लाएगी तो कोई उसकी अच्छी नौकरी देखकर उसे ब्याह ले जाएगा। लेकिन ये तो इतनी नालायक निकली, न इसे घर के काम करना पसंद है, ना नौकरी। इतना ही नहीं, अपने खुद के काम भी नहीं कर सकती हमारी लड़की। माँ हूँ मैं उसकी, बताने में भी शर्म आती है, लेकिन जो है सो है, अब छुपाने से क्या फायदा। भाभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसने कहा आप अपनी लड़की को विदा करके ससुराल भेजिए? मैं सिर्फ लड़की की शादी करने की बात कर रही हूँ, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद लड़की ससुराल ही जाएगी। आपकी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। अरे शादी के बाद लड़की ससुराल नहीं जाएगी तो क्या लड़का विदा होकर हमारे घर आएगा? आप मजाक कर रही हैं क्या मेरे साथ? अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, आप पूरी बात तो सुनिए मेरी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी शैली के लिए ऐसा लड़का देखिए जो शादी के बाद आप लोगों के साथ आप ही के घर में रहने को तैयार हो जाए। और फिर जब पता हो कि अपना सिक्का खोटा है तो उस खोटे सिक्के को बाजार में थोड़ा कायदे से चलाया जाता है। अब अगर खुद ही सबको बता दो कि हमारे सिक्के में खोट है भाई, तो उसे कोई क्यों लेने लगा? अरे दीदी, मैं अपनी लड़की की शादी की बात कर रही हूँ और आप अपना खोटा सिक्का बाजार में चलाने निकल पड़ी। आप रहने दो भाभी, आपकी समझ में मेरी बात नहीं आएगी। अब तो लग रहा है शैली की शादी की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। आप और भाई साहब से कुछ नहीं होने वाला। लड़की की शादी की उम्र निकल गई, फिर सारी उम्र बैठकर पछताते रहना है आप लोगों को। अरे इस तरह से लड़कियों को घर में बिठाया जाता है क्या? शारदा ने ननद सावित्री को शैली के बारे में समझाने की कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन सावित्री कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में सावित्री ने पूरी जान लगा दी थी और उसकी मेहनत का परिणाम ये था कि शैली के लिए विनोद नाम का एक लड़का मिल गया था, जो कि घर जवाई बनकर शारदा के घर पर रहने के लिए तैयार हो गया था। भाभी, अब बिना देर करे चिट मंगने पट ब्याह करो लड़की का। बड़ी मुश्किल से खोज कर लाई हूँ आपकी लड़की के लिए ऐसा लड़का जिसके साथ पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं शैली के। बुआ जी के दबाव के कारण शारदा और उसके पति इनकार नहीं कर पाते और इस तरह शैली की शादी विनोद के साथ हो जाती है। शादी के बाद, विनोद बेटा, शादी को काफी दिन हो गए, जीजी ने बताया था महीने का 1 लाख कमा लेते हो आप,
लेकिन आप तो एक दिन भी ऑफिस के लिए नहीं गए, आपने छुट्टियां ले रखी है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं तो अपनी मर्जी का राजा हूँ। कैसी बात कर रहे हो बेटा, नौकरी नहीं करते तो फिर ये महीने का 1 लाख? अच्छा, आपका अपना बिजनेस होगा? अरे नहीं मम्मी जी, कोई बिजनेस नहीं है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। पिछले महीने 2 लाख रुपए लगाए थे, महीने के अंत में 1 लाख हो गए। तो आप ही बताओ कितनी इनकम हुई? 1 लाख ना। अरे क्या कहा? उसे कमाना नहीं गंवाना कहते हैं। मैं तो कहती हूँ बेटा जी, जो बीत गया सो बीत गया, अब शादी हो गई है आपकी, ठीक है, आप घर जमाए बनकर हमारे घर में ही रह रहे हो, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बेटा कुछ काम धंधे के बारे में सोचना चाहिए आपको। आप ऐसा करो, कोई छोटी मोटी नौकरी ही पकड़ लो। अरे मम्मी जी, नौकरी मुझसे नहीं होगी, और हर इंसान का जन्म ना किसी की चाकरी करने के लिए नहीं होता। राजयोग लिखा है मेरी कुंडली में, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने वाला। ये दामाद बाबू के बोल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे कहीं सच में तो 36 के 36 गुण नहीं मिल गए इसकी शैली के साथ? मुझे तो लग रहा है आपकी बेटी तो नालायक थी, ये दामाद महानालायक आ गया इस घर में। अरे क्या बोल रही हो भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। अभी घर में तुम्हारी सिर्फ बेटी नहीं रहती, दामाद भी रहता है। ऐसी उल झुल बात करोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी दामाद के सामने तुम्हारी? शारदा का तो दामाद विनोद की बातें सुनकर सर चकरा गया था, लेकिन नई नई शादी थी इसलिए दामाद का अपमान करना भी ठीक नहीं था, इसलिए बेचारी शारदा कड़वे घूंट पीकर रह जाती है। अरे जीजी, अब तो मन्नत पूरी हो गई ना आपकी, शैली की शादी हो गई, और देखो किस्मत है आपके दामाद भी मिल गया और बेटी को विदा भी नहीं करना पड़ा। अच्छा ऐसा करो, कल शैली और दामाद जी को हमारे घर खाने पर भेज देना। अच्छा ठीक है छोटी, मैं बोल दूंगी, दोनों आ जाएंगे। अगले दिन चाचा जी के बुलाने पर विनोद और शैली चाचा के यहाँ डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या तरीका हुआ, दामाद को बुलाया आपने तो कम से कम 5 तरह की मिठाई तो मंगानी चाहिए थी। चाची जी, क्या ऐसा अपमान करने के लिए बुलाया था आपने? एक तरह का मीठा लाकर रख दिया मेरे सामने। अरे नहीं बेटा, आप नाराज मत हो, मैं अभी मंगवा देती हूँ। आप बताओ आपको क्या क्या खाना है? सबसे पहले तो चाची जी आप ढंग का कुछ नाश्ता मंगवाओ, ये समोसे खिलाना बहुत पुराना फैशन हो गया है। और हाँ, किसी अच्छा रेस्टोरेंट देखकर 1-2 अच्छी डिश भी ऑर्डर कर देना। आपके हाथ के समोसे खाकर मुझे समझ में आ गया कि डिनर भी आप कैसा बनाया होगा। अरे बेटा जाओ, दामाद को जो भी पसंद है लेकर आओ, हमारे मेहमान है भाई। डिनर से लौटने के अगले दिन, बुरा मत मानना जीजी, लेकिन आपसे अपने मन की बात बता रही हूँ। विनोद बाबू के अलावा भी घर में 3 दामाद आए, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान करने में कोई पीछे नहीं रहता। लेकिन आपके दामाद तो कल ऐसा तमाशा खड़ा किए हमारे घर आकर कि क्या बताऊं आपको। चाची ने डिनर पर हुई सारी घटनाएं शारदा को बता दी, जिन्हें सुनकर शारदा शर्म से पानी पानी हो गई। एक दिन बुआ सावित्री शारदा से मिलने आती है। अरे विनोद बेटा, कैसे हो तुम? कुछ काम देखा तुमने? क्यों, अपनी दूसरी बेटी की भी मुझसे शादी करवाने वाली है क्या? मैं काम करूं ना करूं, या सारी उम्र निठल्ला बैठकर अपने ससुराल वालों की रोटियां तोड़ूं, आपको क्या करना है? अरे बेटा, ये कौन से तरीके से बात कर रहे हो? मैं बस पूछ रही थी ना, कहीं नौकरी शुरू करी या नहीं। अब शादी हो गई है, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी। बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी बना रही है आप, जैसे आपकी भतीजी तो जिले की कलेक्टर लगी हुई है ना, जिसे मैं महीना 1 लाख कमा कर दूंगा। आज तक जैसे अपनी बेटी को बिठाकर खिला रहे थे, अब मुझे भी खिलाएंगे। और वैसे भी ये इतनी धन दौलत पैसा आखिर किसके काम आने वाला है? गलती हो गई भाभी, जो आज मैं आपके घर आ गई। आज के बाद मैं तो आपकी चौखट पर पांव भी नहीं रखने वाली। अरे इतना मुंहफट और बदतमीज दामाद है आपका, अब तो आपके दरवाजे पर कोई मेहमान कदम रखने से भी घबराएगा। बुआ जी तो उल्टे पैर वापस लौट गई थी। गुजरते समय के साथ विनोद की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। बुआ जी के साथ जो हुआ, गुजरते वक्त के साथ वो बात आई गई हो गई थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी आते हैं। भाई साहब, ये कैसा लड़का अपनी बेटी के लिए ले आया? आपके घर के दामाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया भाई, कुछ बात हुई है क्या? आप खुलकर बताइए। माना कि आपका दामाद घर जमाई है, कोई नौकरी नहीं करता, उससे भी मोहल्ले में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका दामाद कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, कम से कम इस बात पर तो आपको नजर रखनी चाहिए। रोज शाम को आपका दामाद विनोद नुक्कड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को भद्दे कमांड पास करता है। मेरी बेटी ने कई बार शिकायत की है उसकी, लेकिन आपका दामाद है बस इसी संकोच में कभी आपसे बोल नहीं पाया, लेकिन आज तो हद ही पार कर दी। वहां नुक्कड़ पर 2 आवारा लड़कों के साथ बैठकर बियर पी रहा आपका दामाद। माना कि आज के जमाने में हर व्यक्ति अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है,
लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐसे चौराहे पर बैठकर शराब पीना शरीफ घर के बेटे दामादों के लक्षण नहीं होते भाई। आप अपने दामाद को कहिए जो कुछ भी करना है 4 दीवारों के अंदर करें। और हाँ, कॉलोनी की बहन बेटियों की तरफ नजर उठाकर देखा तो फिर हम भी भूल जाएंगे कि वो शैली का पति और आपका दामाद है। पड़ोसी की बातें सुनकर मानो शारदा और हरिओम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये विनोद एक नंबर का निकम्मा नकारा है, ये बात तो मैं शादी के 1 सप्ताह के अंदर ही समझ गई थी, लेकिन ये समाज में हमारी ऐसी नाक कटा देगा ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आपका दामाद हमारा सम्मान नहीं करता, घर आए मेहमानों का अपमान करता है, जिसके कारण मेहमानों ने हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दिया। नौकरी नहीं करना चाहता, चलो वो भी ठीक है, लेकिन आज जो हुआ इसे निकम्मापन नहीं कमीनापन कहते हैं। इससे तो हमारे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है। पर अब बस, अपनी नालायक बेटी की शादी के मोह में बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। अरे ऐसे कमीने दामाद को उम्र भर झेलने से तो अच्छा है हम अपनी बेटी को कमार ही रख लेते। तुम्हारी बात एकदम सही है भाग्यवान, बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। अपनी बेटी के दोष पर पर्दा डालने की हड़बड़ी में हमने शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी, ना कुछ पूछा न जानने की कोशिश की। अब तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। रास्ता है माँ, आज तक आप इसलिए चुप थे क्योंकि आप अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आज हमें विनोद को कड़े शब्दों में समझाना होगा कि इस घर में रहना है तो मर्यादा में रहना होगा। ठीक कह रही हो बेटा, ऐसे दामाद से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को सारी उम्र अपने घर पर बिठा कर रख लूं। शारदा और हरिओम ने कठोर फैसला ले लिया। जैसे ही हरिओम ने उसे नौकरी करने के लिए दबाव डाला, उसने शैली को छोड़ने की धमकी देना शुरू कर दिया और अंत में वही हुआ जिसका अंदाजा शारदा को पहले से था। विनोद घर छोड़कर चला गया था, लेकिन शैली वो अब अपने अंदर धीरे धीरे सुधार लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने अपने आलस्य और काम चोरी की बहुत बड़ी कीमत पहले ही चुका दी थी और अब उसकी आंखें खुल गई थी।